नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। मारो राजस्थान में बात करेंगे चित्तौड़गढ़ गैंगरेप केस की, जहां पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वही दिखाएंगे आपको एक ऐसा थानेदार जो दहेज का लोभी है। साथ ही बात होगी ऐसी बेटियों की जिन्होंने बेटों का फर्ज निभाया। और चित्तौड़गढ़ दुष्कर्म केस में अपडेट, मूक बधिर युवती से दुष्कर्म किया गया। एसपी आदर्श सिद्धू ने साफ कर दिया है, गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चित्तौड़गढ़ मूक बधिर दुष्कर्म केस में एसपी आदर्श सिद्धू ने साफ किया है कि गैंगरेप की धाराओं में ही मामला दर्ज किया गया है। एसपी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाने में सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। युवती का भीलवाड़ा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले पुलिस ने प्रेस में कहा था कि युवती के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है, लेकिन अब एसपी ने साफ किया कि मामला गैंगरेप को लेकर ही दर्ज किया गया है। कंफ्यूजन ना तो पहले थी ना अब है। जो लड़की ने बयान दिए वो परिभाषा के रूप में गैंगरेप में ही आते हैं। गैंगरेप में ही सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुई है। किसी तरीके की इसमें कोई कंफ्यूजन ना पहले थी ना। डीआईजी साहब राजेंद्र गोयल जी आज पधारे थे, बच्ची से उन्होंने बात भी करी है और मामले की जानकारी ली है, क्योंकि मामला चित्तौड़ में पंजीकृत हुआ है तो सुपरविजन में। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भीलवाड़ा संवाददाता मनीष शर्मा के साथ। मनीष, पुलिस ने पहले कहा कि नहीं हुआ है और अब कह रही कि गैंगरेप को लेकर जो है उन्हीं धाराओं के अंदर मामला दर्ज किया गया है, पहले ना फिर हाँ। मनीष, बताना चाहूंगा जिस तरह से कल ये घटनाक्रम सामने आया था, पुलिस को जो सूचना मिली जब पीड़िता को महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया भीलवाड़ा के, तो उस समय तुरंत ही जिला कलेक्टर और एसपी आदर्श सिद्धू मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस का लवाजमा भी वहीं पर मौजूद था और काफी देर तक लगभग 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक भी एसपी और कलेक्टर जो हैं वो अस्पताल में मौजूद रहे। खुद आदर्श सिद्धू एसपी जो हैं भीलवाड़ा के, उन्होंने कहा कि गैंग जो पीड़िता हैं वो मूक बधिर हैं और उसने इशारों में एक बाइक सवार 2 नकाबपोश लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला दर्ज था और पुलिस ने इसी मामले में गैंगरेप का मामला भी दर्ज किया है। लेकिन जब देर रात को पुलिस की ओर से जो प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें सिर्फ एक टेक्निकल इशू के चलते ये मामला जो है वो थोड़ा सा रेप में वो तब्दील हो रहा था। उसके बाद में आज एसपी आदर्श सिद्धू ने फिर से क्लियर कर दिया है कि सिर्फ एक ही कंफ्यूजन था, इसके अलावा और कुछ नहीं था और जो मामला है वो गैंगरेप का ही दर्ज किया गया है। जिस तरह से पीड़िता ने जो इशारों से समझाया था, इंटरप्रेटर की यहाँ पर मदद ली गई थी और जो पीड़िता ने बताया है उस चूंकि मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती हैं, तो इंटरप्रेटर की मदद जो ली गई उसके अनुरूप जो मामला है वो गैंगरेप का ही दर्ज किया गया है। और आज खुद जो डीआईजी हैं राजेंद्र गोयल, वो खुद भी आज भीलवाड़ा पहुंचे थे महात्मा गांधी अस्पताल में। उन्होंने पीड़िता से मुलाकात भी की, ऐसी भी जानकारी थी। और उसके बाद में जो डीआईजी हैं वो खुद भी मामले में काफी एक्टिव हैं और पुलिस की एक ज्वाइंट टीम बना करके मामले की जो है वो जांच की जा रही है और आरोपियों की धरपकड़ के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जी मनीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल खुद एसपी की निगरानी में इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है और एसपी ने ही साफ किया है कि इस पूरे मामले में गैंगरेप की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अजमेर में पुलिस ने एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में डमी कैंडिडेट बनकर फर्जी तरीके से लिखित परीक्षा दे रहे मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी देवनारायण मीणा दौसा का रहने वाला है और वह पिछले 3 सालों से फरार चल रहा था। उस पर एसएसपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से पैसे लेकर डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने का आरोप है। इस दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा में बायोमेट्रिक पहचान मेल नहीं खाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। पाली में जालोर एसीबी टीम की कार्रवाई सामने आई। रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया गया। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों धरा गया। दलाल के मार्फत रिश्वत ले रहा था पटवारी। दस्तावेज सुधारने को लेकर यह रिश्वत मांगी गई थी। और ये खबर भरतपुर से है। बर्खास्त थानेदार पर जांच कमेटी बैठ गई है। दहेज में 1 करोड़ 15 लाख रुपए दिए थे। सैकड़ों लोग आए थे बेटी की शादी में। शादी समारोह पर जांच कमेटी बैठी है।
दहेज में 1.25 करोड़ रुपए उज्जैन कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस थानेदार को बर्खास्त किया गया। बर्खास्त थानेदार ने अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश दिए थे। तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं, बड़े से थाल में ये नोटों के बंडल सजाकर दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी शादी पर जांच बैठ गई और इस कोरोना काल में जहां पर 100 लोगों को इजाजत दी गई है नई कोविड गाइडलाइन के अनुसार, वहीं पर यहां पर बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे थे, यानी कि इनकी तादाद 100 से कहीं ज्यादा थी। वहीं बर्खास्त उज्जैन थानेदार की बेटी की शादी में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी, जिसमें नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना और उज्जैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु अवाना भी मौजूद रहे। शादी में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जहां ना सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई, ना ही लोगों ने मास्क लगा रखा था। शादी कल उज्जैन कस्बे में हुई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोटा के रायपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब पानी से भरे गड्ढे में 1.5 साल की मासूम डूबने लगी। घटना श्री राधे विहार कॉलोनी की है। बच्ची 3 मिनट तक पानी में छटपटाती रही। इस बीच लोगों की निगाह डूब रही बच्ची पर पड़ी और दौड़कर उसे पानी से सकुशल बाहर निकाल लिया। बच्ची के बच जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि खाली प्लॉट में गड्ढा बना हुआ था और उसमें पानी भर गया था। चूरू नगर परिषद में 24 जनवरी को साधारण सभा की बैठक के बाद महिला पुलिसकर्मियों से हुई धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पार्षदों के साथ हुई तकरार का मामला इतना बढ़ गया कि नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। एक महिला पार्षद महिला पुलिसकर्मी से उलझने लगी। महिला पार्षद का पति भी पुलिसकर्मी को डांटता हुआ नजर आया। वीडियो में हेड कांस्टेबल कौशल्या, कांस्टेबल चंदा और मीरा शेखावत दिखाई दे रही है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति अमेरिका सिंह की कार्यशैली के खिलाफ बीजेपी ने लगातार मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी की ओबीसी मोर्चा ने अमेरिका सिंह के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल से कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की। और अब आपको दिखाते हैं बदलते भारत की तस्वीर, जहां बूंदी में बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाया। दरअसल हिंडोली कस्बे में बाबा जी का बरडा मोहल्ले में 95 साल के बुजुर्ग का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी 7 बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा किया। साथ ही पिता को मुखाग्नि देकर पुत्र का फर्ज निभाया। दरअसल बुजुर्ग का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां थी। ऐसे में इन बेटियों ने सदियों से चली आ रही सामाजिक रूढ़िवादिता को न केवल तोड़ा बल्कि इलाके के लिए मिसाल भी बनी। जनवरी के बाद शहरी क्षेत्रों में स्कूल दोबारा खोलने को लेकर शिक्षा विभाग फिलहाल पसोपेश में है। कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पाने के कारण विभाग चिंतित दिखाई दे रहा है। शिक्षा विभाग जिला कलेक्टर की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग से विचार विमर्श करके निर्णय ले सकेगा। लेकिन इधर स्कूलों से जुड़े 2 वर्ग अभी से पक्ष विपक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनमें स्कूल संचालक चाहते हैं कि स्कूल खुले और अभिभावक किसी भी हाल में तैयार नहीं है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं। इधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कोरोना की स्थिति नियंत्रण में होने पर ही स्कूल खोलने पर कोई ठोस फैसला लेने पर विभाग विचार करेगा। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना का पीक फरवरी में आने के चांसेस हैं। बच्चों के लिए जहां तक बात है, अभी उनके वैक्सीनेशन स्टार्ट ही हुआ है। एडल्ट पॉपुलेशन को भी वैक्सीन नहीं लगे हैं। और अमेरिकी प्रेसिडेंट के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने तो खुद ने कहा है कि कोरोना का पीक अभी आना बाकी है। तो इस हालत के अंदर स्कूल खोल दिया जाना एक बड़ा घातक कदम होगा। अब हमें भविष्य को भी सोचना है। संकट और जीवन साथ साथ चलेंगे,
यदि संकट को देख के जीवन चलना रुक गया तो जीवन का अर्थ ही क्या है। अब सरकार को वर्तमान परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए बच्चों के भविष्य, समाज के भविष्य और राष्ट्र के भावी नेतृत्व को देखते हुए जो बच्चे राष्ट्र का भावी जीवन है उनके भविष्य के लिए विद्यालयों को खोल देना चाहिए। देखिए, अभी 30 तारीख के बाद के प्लान के बारे में होम डिपार्टमेंट, कलेक्टर्स की रिपोर्ट और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ विचार विमर्श करके निर्णय किया जाएगा और कोविड की स्थिति को देखते हुए विचार किया जाएगा। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सामान्य स्थिति रहेगी तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि सामान्य स्थिति होने पर स्कूलों की स्थिति को सामान्य किया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। अब बात शहर शहर चोरों के धमा चौकड़ी की। टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी 3 खबरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां पॉश कॉलोनी में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। दूसरी तस्वीर दौसा की, जहां बीजासनी माता मंदिर में चोरों ने धावा बोला। तीसरी करौली की, जहां चोरों ने एक मॉल के नीचे संचालित रेस्टोरेंट में सेंध लगाकर गले से 7,000 से ज्यादा की नकदी सहित सामान चुरा लिया। कोटा शहर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक बार फिर से शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके की पॉश कॉलोनी में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और सूने मकान से लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। लेकिन पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक मकान में रहने वाले परिवार के सदस्य मध्य प्रदेश गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और मकान के ताले तोड़कर ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। चली गई थी और जब मुझे 20 तारीख को पता चला, पड़ोसियों ने बताया कि मेरे घर में चोरी हो गई। और जब मैंने आकर देखा, मेरा पूरा घर तहस नहस पड़ा था और वो चोर सोना चांदी और लैपटॉप ले गए हैं और जो लगभग 5 से 6 लाख के बीच में मेरा नुकसान हुआ है। मेरा निवेदन है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन चोरों को पकड़े। दौसा जिला के प्रमुख धार्मिक स्थल बीजासनी माता मंदिर में चोरों ने धावा बोला और मंदिर से 1 किलो वजनी चांदी के 4 छत्र, माता की मूर्ति पर लगे नथ, टीका और हार चुरा कर ले गए। सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी मंदिर में आए तो छत्र और माता की मूर्ति से आभूषण भी गायब थे, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पर मंडावरी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। आज सुबह माता जी प्रांगण में पुजारियों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर रात को चोरी हो गई, जिसमें 4 चांदी के छत्र, 1.25 किलो के करीब के, एक सोने की पॉलिश का हार, नथ व टीका चोरी गया। वह 1100 रुपये नगद की राशि गई है, जो माला माता जी को पहना रखी थी। करौली में चोरों ने एक मॉल के नीचे संचालित रेस्टोरेंट में सेंध लगाकर गले से 7,000 रुपए से ज्यादा की नकदी और सामान चुरा लिया। चोरी की वारदात मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची करौली कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि चोर ने फाइबर और ग्लास से बनी दीवार तोड़ डाली और अंदर घुस गया। कैश के साथ सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। झुंझुनू के खेदड़ों की ढाणी से 2 डॉक्टर बेटियां बाबुल के घर से हेलीकॉप्टर में बैठकर विदा हुई तो पूरा गांव देखने को आ गया। दरअसल सूरजगढ़ के शिक्षाविद सुरेश खेदड़ की बेटियां डॉक्टर पूनम खेदड़ और डॉक्टर प्रियंका खेदड़ छोटी थी तो अक्सर आसमान में हेलीकॉप्टर देखकर उसमें बैठने की सोचती थी। ये बात उनके पिता सुरेश खेदड़ को भी पता थी। जब बेटियों ने पढ़कर और आयुर्वेद में चिकित्सक बनकर अपने पिता का नाम रोशन किया तो शादी के वक्त पिता ने भी उन्हें अपने बचपन का सपना पूरा करते हुए बड़ा सरप्राइज दे डाला। सुरेश खेदड़ की दोनों बेटियों की शादी ढाका मांडी गांव के 2 भाइयों डॉक्टर हेमंत और अनुरोध के साथ हुई। शादी के बाद जब विदाई का समय आया तो पिता सुरेश खेदड़ ने दोनों बेटियों को हेलीकॉप्टर से विदा करने का सरप्राइज दिया। ये हमारा एक सपना था। समाज में बेटियों को बोझ माना जाता है, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है वो मेरे पापा ने किया है कि हम लोगों को
बोझ ना समझ के हम लोग को एक अच्छा मतलब हेलीकॉप्टर में बिठाया और हम लोग का ये सपना पूरा किया। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठूं और पापा जी ने आज शादी के मौके पे इतना बड़ा समाज में ये साबित किया है कि लड़कियां बोझ नहीं हैं एक तरफ से, है वो भी बेटों के समान ही होती हैं। मेरे को अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। मैं ये कहूँगा एक पिता ने अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा धर्म निभा रही हूँ और ऐसा होना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए भी और समाज के लिए। कोरोना के संकट काल ने जैसलमेर के पर्यटन कारोबार पर भी खासा असर डाला। शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले इस कारोबार से करीब 50,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। 5 स्टार होटल वालों से लेकर सब और खोड़ी में ऊंट चलाने वालों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। बड़े मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में मशहूर हो चुके जैसलमेर में पिछले 2 सालों से भी ये टूरिज्म ठप ही पड़ा हुआ है। हम जो जैसलमेर के लोग हैं या राजस्थान की बात करें तो पूरा जो राजस्थान है एक तरह से पर्यटन के ऊपर ही डिपेंड है ज्यादातर। चाहे आप डायरेक्टली बात करें चाहे इनडायरेक्टली बात करें, छोटी लॉरी वाले से लेके कैमल सफारी वाला हो, जीप सफारी वाला हो, गाइड हो, दुकानदार हो, होटल हो, 5 स्टार हो, रेस्टोरेंट्स, कोई भी जो है वो सब इसी से ही जुड़े हुए हैं। जब भी इस तरह की कोई भी पैंडेमिक होती है तो सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो सीधा टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड होता है। इस बार अगर जो उम्मीद जगी थी कि भाई इस बार वैक्सीनेशन हो चुका है और तीसरी लहर में कोरोना नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मात्र 7 दिन जो 31, 25 क्रिसमस से 31 तारीख का जो समय था वो एक पर्यटन की बूम के लिए हमारे लिए उम्मीदों के लिए जागृत हुआ। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू हुआ, रविवार में वीकेंड कर्फ्यू के साथ में रात्रिकालीन 8 बजे कर्फ्यू भी सिस्टम चालू हो गया, जिसमें कहीं न कहीं पर्यटकों में मतलब एक भय का माहौल रहा। तो जैसलमेर में पर्यटक ने आना बंद कर दिया। पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशेष पहचान रखने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सालाना 1000 करोड़ से अधिक का व्यापार यहाँ पर्यटन से होता है और यहाँ की 90% जनता प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पर्यटन से जुड़ी है। लेकिन इन दिनों पर्यटन से जुड़े इस जिले की आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं डगमगाने वाली है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच पर्यटन की जो तीसरी सीजन थी वो भी ठप है और फिर सीजन पिटने से कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसायियों के चेहरों पर अब चिंता की सिलवटें साफ देखने को मिल रही है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर हर कोई सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठा है कि सरकार कुछ राहत देगी, क्योंकि ऊंट संचालक हो, होटल चालक हो या फिर एक छोटा हैंडीक्राफ्ट का कारीगर या 5 स्टार होटल, हर कोई इस कोरोना के बीच प्रभावित हुआ है और जैसलमेर ही नहीं अपितु पूरा राजस्थान पर्यटन पर टिका है। अब देखने की बात तो ये होगी कि सरकार कितनी राहत देती है, लेकिन अब पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि अगर राहत नहीं मिली तो फिर ये कोरोना के काले बादलों के बीच ये जो पर्यटन की किरण है वो कहीं ना कहीं फिर जो है वो साए में नजर आएगी। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।